दोस्तों, आज रिलीज हुई है सिंघम रिटर्न्स, जो सिंघम का सीक्वल है। सिंघम एक सुपरहिट फिल्म थी, तो जाहिर सी बात है लोगों को एक्सपेक्टेशन होगी कि ये फिल्म भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी पहले वाली थी। कहानी रोहित साहब ने लिखी है। कहानी इस बार मुंबई से शुरू होती है, जहां सिंघम आ चुका है और कुछ लड़के बाइक पे स्टंट कर रहे हैं, पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, जो आजकल रियल में होता है। और वहां एक लड़का सिंघम को रिश्वत देने की कोशिश करता है। सिंघम एक थप्पड़ मारता है उसको, और यहां ये एस्टेब्लिश होता है कि सिंघम कितना ईमानदार आदमी है। बट सिंघम की ईमानदारी तब कहां गई थी, जब पहली फिल्म में उन्होंने एक लड़की को बामुश्किल पटाया था और क्लाइमैक्स में यह तय हो गया था कि सिंघम उस लड़की से शादी करेगा। यानी उस लड़की को कहीं फेंक दिया और सिंघम 2 में अब दूसरी लड़की आ गई और अब दूसरी लड़की से फिर रोमांस चालू कर दिया। खैर, फिल्म में कुछ भी हो सकता है। कहानी आगे बढ़ती है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज का इंट्रोडक्शन होता है। एक तरफ महेश मांजरेकर एंड अनुपम खेर है, दूसरी तरफ अमोल गुप्ते एंड जाकिर है। दोनों एक दूसरे की बजाना चाहते हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, जो रियल लाइफ में होता है। इसके बाद मीडिया का इंट्रोडक्शन होता है और बाकायदा रोहित साहब ने बरखा दत्त का एक कैरेक्टर रखा है और दिखाया है कि बरखा दत्त जी क्या क्या नौटंकी करती हैं, वो टीआरपी के लिए क्या क्या कर सकती हैं, किस तरह से नमक मिर्च लगा करके न्यूज दिखाती हैं। करीना का इंट्रोडक्शन होता है, जो घूमते फिरते ऐसे ही मुंबई आ गई हैं, क्योंकि अब उनके भाई भी पॉलिटिशियन बन गए हैं। इस कहानी में कुछ सीन बहुत ही बढ़िया हैं, बट कुछ सीन बहुत ही बचकाने हैं। जैसे जिस वैन में हवलदार मारा गया है, वो वैन गिरती कहीं है, बट जब नदी से निकाली गई है तो निकाली कहीं और जा रही है। जैसे सिंघम को हमेशा दिखता है कि कुछ होने वाला है। जब वो अनुपम खेर जी को लेके जा रहे हैं तो उनको नजर आ रहा है कि लोग यहां वहां हैं जो अटैक करने वाले हैं। जब वो एक क्रिमिनल को पकड़े हुए है, अल्ताफ को, उसको लेके जा रहा है, तो उसको दिखता है कि गाड़ियां आगे पीछे आ गई हैं, कुछ होने वाला है। बट वो रिएक्ट सिर्फ उस वक्त करता है जब एक्शन हो चुका होता है। उससे पहले क्यों नहीं करता, ये रोहित शेट्टी साहब बताएंगे। और एक बात और कमाल की है कि हर बार यहां सिंघम हार जाता है। ना वो अनुपम खेर को बचा पाता, ना वो क्रिमिनल को बचा पाता। हमेशा जो है गुंडे उनसे जीत जाते हैं। क्लाइमैक्स से पहले सीन है कि जहां जाकिर और अमोल गुप्ते को पकड़ा हुआ है और बड़ा ही सीरियस सा सीन है, बट वहां सिंघम दोनों की पिछवाड़े पे गोली मारता है, तो बड़ा ही कॉमेडी सीन हो गया, लोग हंसने लगते हैं। एक सीन इन्होंने मेरी फिल्म देशद्रोही से चुरा लिया, जहां अमोल गुप्ते खुद ही सब कुछ बता रहा है। जैसे मेरी फिल्म में अमन वर्मा बता रहे थे कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, वैसे ही यहां अमोल गुप्ते बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। कहानी आगे बढ़ती है। अनुपम खेर जी का मर्डर हो जाता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है, जो सिंघम की ही टीम का है। और पता चलता है कि वो मारा गया, बट करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ मारा गया। और सिंघम को यकीन है कि वो गलत काम कभी नहीं कर सकता। सिंघम ढूंढने में लग जाता है कि ये सब कौन कर रहा है, और एक वक्त पे पता चलता है कि ये जाकिर और अमोल गुप्ते ही कर रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा भी आता है जब मुंबई की पूरी पुलिस वर्दी उतार देती है उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। आगे क्या होता है, उन दोनों को सबक सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। स्क्रीन प्ले यूनुस साजवाल ने लिखा है। उन्होंने कुछ सीन बहुत अच्छे लिखे हैं, कुछ सीन बहुत खराब लिखे हैं। कुल मिलाकर स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा नहीं है। डायलॉग्स साजिद फरहाद के हैं और बहुत अच्छे हैं, फिल्म को सपोर्ट करते हैं।
साजिद फरहाद ने यहां फिर एक बार साबित किया है कि वो डायरेक्टर्स भले ही अच्छे ना हो बट डायलॉग राइटर्स बहुत अच्छे हैं। म्यूजिक फिल्म में है ही नहीं, सिर्फ एक ही गाना है करीना और अजय देवगन का, जो बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। एक गाना हनी सिंह का है जो फिल्म के खत्म होने पे नमरीन के साथ आता है और जो बिल्कुल भी चला नहीं है। एक्शन बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म का है, ऐसा नहीं है जिसे यह कहा जाए कि यार ये रोहित की फिल्म का जबरदस्त एक्शन है। लोकेशन एंड कैमरा वर्क ठीक ठाक है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। डायरेक्शन रोहित साहब का ठीक ठाक है बट प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस, गोलमाल, वो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, इतने जबरदस्त तरीके से बना चुके हैं कि इस फिल्म को देख करके लगता है कि यह फिल्म बहुत ही गरीब है। और इसका रीजन है, इस फिल्म के रोहित शेट्टी भी वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। तो रोहित भाई ने बाकायदा हर जगह पैसे बचाने की कोशिश की है। जो उनकी फिल्मों में होते हैं बड़े बड़े सीन, वो यहां बिल्कुल मिसिंग है। यहां अगर इंडिया गेट पे कैंडल मार्च भी हो रहा है तो मुश्किल से 200-250 लोग बैठे हैं। यहां पे उन्होंने फिल्म को बहुत ही कम से कम खर्चे में शूट करने की कोशिश की है। रोहित वो डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म के गाने में भी हजारों हजारों डांसर होते हैं, वो सारी चीजें यहां मिसिंग है। एक्टिंग अजय देवगन ने ठीक ठाक की है बट प्रॉब्लम यह है कि वो इससे बहुत अच्छे अच्छे रोल कर चुके हैं। करीना जी ठीक ठाक है, उनको एक 20 साल की लड़की का रोल दिया गया है। अब ये जरा उनके लिए मुश्किल था कि 35-36 साल की एज में 20 साल की लड़की का रोल वो करें। अनुपम खेर साहब ने बढ़िया एक्टिंग की है, महेश मंजरेकर ने बढ़िया एक्टिंग की है बट यहां जाकिर भाई ने कमाल की एक्टिंग की है। वो जहां भी आए बहुत ही गजब काम कर गए। इस फिल्म में सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो वो है अमोल गुप्ते। वो बहुत ही थके हुए ढीले ढाले इंसान लगते हैं। वो पहले ही सीन में इतने कमजोर नजर आते हैं कि सबको पता है कि जब सिंघम इसको एक थप्पड़ मारेगा तो ये 5 मिनट तक जमीन पे रोल करेगा। वो जब डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कॉमेडी कर रहे हो, वो जब एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मजाक कर रहे हो। उनको रोहित शेट्टी साहब ने क्यों लिया था ये उन्हीं को पता है। दया ने ठीक ठाक काम किया है, जैसे अजय देवगन उनको बोलते हैं कि दया दरवाजा तोड़ दो, तोड़ देते हैं, बोलते हैं दया लाठी चार्ज कर दो, कर देते हैं। वो अपने रोल में ठीक ठाक है। कुल मिलाकर यह फिल्म देखने के बाद आता माजी सटक ली, आता माजी फुल टाइम सटक ली। सो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4। बहुत ही गनीमत होगी अगर यह फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छू जाए। मैं रियल कलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आप भी देखना चाहते हो फिल्म को तो जाइए एंड एंजॉय कीजिए। बैंग बैंग का जो पहला टीजर छोड़ा है वो बहुत ही गजब का है। कैटरीना कैफ की धूम के बाद सीधी बैंग बैंग।